नमस्कार। आप सभी का स्वागत इस व्याख्यान में। आज का हमारा जो व्याख्यान है वो टेक्नोलॉजीज़ इन एक्वाकल्चर रिसर्कुलेटरी एक्वाकल्चर सिस्टम RAS टेक्नोलॉजी का उपयोग हम एक्वाकल्चर में कैसे करते हैं। पिछले व्याख्यान में हम चर्चा कर रहे थे फूड एंड फीडिंग के बारे में, फीडिंग टेक्नोलॉजीज़ के बारे में, कौन कौन सी टेक्निक्स फीडिंग के लिए हम यूज करते हैं। बड़े लार्ज स्केल पर अगर कॉमर्शियल स्केल पर अगर हमारे फिश पॉन्ड होते हैं या फार्मिंग होती है तो हम किस प्रकार से जो है टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हैं। और अगर थोड़ा सा छोटे स्केल में हमारे पास फिश पॉन्ड होते हैं या जलाशय होते हैं तो हम किस प्रकार से वहाँ पर कौन से टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करेंगे। और सारी जो विभिन्न प्रकार की टेक्नोलॉजी का हमने इस्तेमाल किया था वो फीडिंग टेक्नोलॉजी के लिए हमने बताई थी। तो आज के इस व्याख्यान में आपका फिर से स्वागत है और इस पर हम चर्चा करेंगे कि जलीय कृषि में कौन कौन सी प्रौद्योगिकियाँ, कौन कौन सी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल होता है, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण जो टेक्नोलॉजी होती है वह पुनः परिसंचरण जलीय कृषि प्रणाली जो कहलाती है, यानी कि रिसर्कुलेटरी एक्वाकल्चर सिस्टम RAS टेक्नोलॉजी का। हम कहाँ पर RAS टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर सकते हैं, क्यों हमें RAS टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करने की ज़रूरत पड़ती है, किन किन जगहों पर RAS टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जा सकता है, तो इस भाग में हम जानेंगे। और कौन कौन सी इसके कंपोनेंट्स होते हैं जो RAS टेक्नोलॉजी में सपोर्टिंग होते हैं और RAS टेक्नोलॉजी के क्या क्या फ़ायदे होते हैं, ये सारी चीज़ें हम इस व्याख्यान में विस्तृत रूप से चर्चा करेंगे। तो शुरू करते हैं परिचय देते हुए एक RAS टेक्नोलॉजी का। जलीय कृषि में जो सबसे अत्याधुनिक जो तकनीक है वो पुनः संचालित जो जलीय कृषि प्रणाली है। अर्थात कहने का हमारा तात्पर्य है कि जो RAS टेक्नोलॉजी होती है, जहाँ पर हमारे पास पानी की कमी होती है, ऐसे स्थान पर अगर हमारी फार्मिंग है जहाँ पर पानी की थोड़ा कमी है, तो वहाँ पर हमें उस पानी को जो हमारे जलाशय में होता है, जो हमारे फार्म में होता है, जो हमारे एक कॉमर्शियल फिश फार्मिंग में जो हम पानी का हम उपयोग करते हैं इनलेट और आउटलेट के लिए, तो कैसे पानी का हम बचाव कर सकते हैं, कैसे कम पानी में हम अधिक प्रोडक्शन कर सकते हैं। उस पानी में जिसमें अमोनिया की भी मात्रा होती है, जिसमें नाइट्रेट की भी मात्रा होती है, जिसमें pH भी होता है, हमें ये सारी चीज़ें मेंटेन करते हुए हम उस पानी का दोबारा से इस्तेमाल कैसे कर सकते हैं, वो इस टेक्नोलॉजी के माध्यम से हम सीखेंगे, जिसको हम कहते हैं रिसर्कुलेटिंग एक्वाकल्चर सिस्टम। यानी कि इसके डिज़ाइन के बारे में, इसका संचालन कैसे होता है, इसके क्या क्या लाभ हमें होंगे, और इस प्रणाली में कम पानी में अधिक उत्पादन की जो क्षमता है वो कैसे बरकरार हो सकती है, और पर्यावरणीय रूप से भी यह कैसे प्रभावी हो सकता है और कैसे प्रभावी होता है। हम इस सारे जिक्र करेंगे इस लेक्चर में। ये एक RAS टेक्नोलॉजी को है। तो RAS टेक्नोलॉजी जो है, एक सामान्य चित्र की सहायता से हम जान सकते हैं कि जो पुनः परिसंचरण जो जैव कृषि प्रणाली है, जिसमें बायोफिल्टर्स हमारे लगे होते हैं, उनमें क्या भूमिका होती है। पहले चित्र में हमने यहाँ पर समझा रखा है कि कैसे फिश टैंक होता है, फिश टैंक से किस तरीके से जो पानी है जो आउटलेट के माध्यम से वो किस तरीके से जा रहा है, प्री फिल्टर के एक स्टेज में जा रहा है, उसके बाद एक बायोफिल्टर के स्टेज में जा रहा है, उसके बाद हम उस पानी का दोबारा से कैसे इस्तेमाल कर रहे हैं। दूसरे चित्र में हमने जो बायोलॉजिकल फिल्ट्रेशन है, जो पंप है टैंक में, और जो उसके मैकेनिकल फिल्ट्रेशन हो रही है, वो प्रक्रिया पूरी समझा रखी है कि किस तरीके से पानी का हम दोबारा से इस्तेमाल कर सकते हैं, और कैसे जो नाइट्रेट है, अमोनिया है, वो कैसे कन्वर्ट हो रहे हैं, और कैसे जो है वो वाटर से दोबारा से फ़िल्टर हो रहे हैं हमारे मैकेनिकल फ़िल्टर के थ्रू, और दोबारा से हम उसी पानी का जो है अपने मछली पालन के लिए, अपने एक्वाकल्चर के लिए, अपने जलाशय के लिए उसी पानी का हम दोबारा से इस्तेमाल कर रहे हैं। तो इस तरीके से हम पानी का बचाव भी कर सकते हैं और कम पानी में हम अधिक प्रोडक्शन भी कर सकते हैं। थोड़ा सा लागत का भी हम इसमें जिक्र करेंगे, क्योंकि एक RAS टेक्नोलॉजी है, बड़ी टेक्नोलॉजी है, तो इसमें थोड़ा सा लागत का भी एक सवाल हमारे सामने आता है। तो इसमें लागत भी थोड़ा ज़्यादा लगती है और उसको कैसे हम कम कर सकते हैं वो भी हम इस पर जिक्र करेंगे। RAS टेक्नोलॉजी जो है, इसकी हमें क्यों आवश्यकता पड़ी, क्योंकि जो हम पारंपरिक रूप से जो जलीय कृषि होती थी
उसमें हम जो पानी की जो मात्रा होती है उसकी बहुत ज़्यादा आवश्यकता होती थी, क्योंकि एक तरफ से अगर हम इनलेट का समाधान अगर करते हैं तो दूसरी तरफ से हमें आउटलेट पे रखना पड़ता है, मेंटेन रखना पड़ता है। वो इसलिए होता है क्योंकि पानी में जो है हमें टेम्परेचर को भी मेंटेन करना है, उसमें पीएच की मात्रा भी हमें मेंटेन करनी है, और उसमें जो है हमें नाइट्रेट और नाइट्राइट को भी मेंटेन करना है, उसमें अमोनिया का भी लेवल हमें मेंटेन करना है, कितना अमोनिया का उसमें स्तर होना चाहिए। जैसे कि हमने पिछले अध्याय में भी बताया था कि हमें पीएच की जो रेंज होती है वो 6.5 टू 7.5 या 8.5 तक हम मेजरमेंट कर सकते हैं। उसी तरीके से टेम्परेचर, अगर कोल्ड वाटर फिशेज हैं तो उनके लिए हम कोल्ड वाटर की वो स्थितियाँ लाएंगे जिससे उस टेम्परेचर को मेंटेन रख सकते हैं, अपने आप में अडेप्ट कर सकते हैं। और अगर मैरीन वाटर में है या गर्म स्थलों पर है तो हम वहाँ पर टेम्परेचर कैसे मेंटेन कर सकते हैं। साथ ही साथ में जो है नाइट्रेट और नाइट्राइट की क्या भूमिका होती है, कार्बन डाइऑक्साइड की क्या भूमिका होती है, डिजॉल्व ऑक्सीजन की क्या भूमिका होती है, और साथ ही अमोनिया, एक जो हमने पिछले एक अध्याय में जहाँ पर हमने पूरे अमोनिया के बारे में और जो पैरामीटर्स के बारे में हमने जिक्र किया था, वहाँ पर हमने अमोनिया की भी भूमिका बताई थी। तो अमोनिया को भी जो है हमने कैसे कन्वर्ट करना है और उसी पानी का हमने दोबारा से इस्तेमाल करना है, तो ये आरएएस टेक्नोलॉजी होगी। इसलिए हमें इसकी आवश्यकता पड़ी, क्योंकि जहाँ पर जल में जो प्रदूषण की समस्या भी होती है और बड़ी मात्रा में पानी की भी आवश्यकता, इन सब चीज़ों को कम करने के लिए इनका जो एक समाधान है वो आरएएस के अंदर है, जिसमें हम पानी का पुनः उपयोग और मछलियों को नियंत्रण वातावरण में जो पालने की सुविधा होती है वो इस आरएएस टेक्नोलॉजी में होगी। एक ये पारंपरिक जिस तरीके से हम मछलियों का पालन करते हैं और एक आरएएस जो प्रणाली है उसके हमने तुलनात्मक एक चित्र का वर्णन कर रखा है, जिसमें एक तरफ से जिस तरीके से हम पहले प्राचीन समय से जो मत्स्य पालन करते थे जिसमें कोई आरएएस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल नहीं होता था, उसमें आउटलेट इनलेट ही एक हमारी समस्या का समाधान होता था, परंतु उसमें जो है थोड़ा सा हमें पानी की जो आवश्यकता थी वो अधिक मात्रा में होती थी, क्योंकि पानी का बदलाव करना फिश फार्म के लिए सबसे महत्वपूर्ण एक फैक्टर होता है। अगर पानी का हम बदलाव नहीं करेंगे तो उसमें जो है हमारे जो पैरामीटर्स हैं वो गड़बड़ा जाएंगे। उससे क्या होगा कि जो फिशेज हैं, हमारी जो स्पीसीज उसमें हैं, उसमें मोर्टेलिटी होने की संभावना थोड़ा सा बढ़ जाती है। तो ये पारंपरिक तरीके का हमारा एक एक्वाकल्चर सिस्टम होता था। और जो आरएएस प्रणाली होती है उसमें कितने प्रकार के हमारे कंपोनेंट लगे रहते हैं, कहाँ पर उसमें बायोफिल्टर लगे होते हैं, कहाँ पर उसमें मैकेनिकल फिल्टर लगे होते हैं, किस तरीके से जो फिल्ट्रेशन प्रोसेस करने के बाद जो है उस पानी का दोबारा इस्तेमाल हो रहा है, ये दूसरे चित्र में हमने वर्णन कर रखा है जो आरएएस प्रणाली की तुलना कर रहा है। अब हम बात करते हैं कि जो एक रिसर्कुलेटरी एक्वाकल्चर सिस्टम है इसके सबसे प्रमुख जो कंपोनेंट्स होते हैं, इसके जो घटक होते हैं वो क्या क्या होते हैं। तो आरएएस सिस्टम जो है हम देखते हैं कि प्रायः 6 भागों में इसके हम कंपोनेंट्स हैं जो उनको हम 6 भागों में विभाजित करते हैं, जिसमें सबसे पहला होता है एक पालन टैंक। पालन टैंक का मतलब जिस पर हम एक एक्सपेरिमेंटल हमारा जो फिश पॉन्ड है, या हम कह सकते हैं कि जो कल्चर पॉन्ड है, या फिर जो टैंक हमारा है जिसमें हमने जो स्पेसीज है वो हमने पानी में रखी हुई है या जहाँ पर हम पालन कर रहे हैं उनका। दूसरा जो इम्पोर्टेंट कंपोनेंट होता है वो होता है मैकेनिकल फिल्टर, जिसको यांत्रिक फिल्टर कहते हैं। दूसरा इम्पोर्टेंट हो गया, और तीसरी चीज़ होगी हमारे पास इसका जो जैविक फिल्टर जो चौथी चीज़ होगी वो होगी इसमें एक डी गैस यूनिट होती है। डी गैस यूनिट का मतलब होता है कि जितनी भी उसमें चाहे अमोनिया है, नाइट्रेट है, नाइट्रेट, इन सारी चीज़ों का फिल्ट्रेशन करना, इनको हटाना वहाँ पर, ये डी गैस यूनिट कहलाती है। और एक सिस्टम इसमें एक कंपोनेंट होता है उसको बोलते हैं ऑक्सीजनेशन सिस्टम, जिससे जो डिजॉल्व ऑक्सीजन की जो अमाउंट है वो बरकरार रहती है, जितनी हमें डिजॉल्व ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है, क्योंकि डिजॉल्व ऑक्सीजन जो है सबसे महत्वपूर्ण फैक्टर है। जब हमने एक डिजिटल पैरामीटर्स की हमने इस पिछले अध्याय में हमने जिक्र किया था तो वहाँ पर हमने डिजॉल्व ऑक्सीजन को पढ़ा था। तो डिजॉल्व ऑक्सीजन का जो रोल है वो सबसे महत्वपूर्ण होता है, तो ऑक्सीजनेशन सिस्टम भी उसमें लगा रहता है। इसके साथ ही जो सबसे छठा जो कंपोनेंट है वो है अल्ट्रावायलेट, या जिसको हम ओजोन यूनिट कहते हैं, O3 यूनिट जो कहलाती है, इसको यूवी यूनिट भी कहा जाता है, अल्ट्रावायलेट जो यूनिट होती है, या फिर इसको हम ओजोन यूनिट भी कहते हैं। तो ये जो हमारे थे ये 6 प्रमुख भाग थे। एक हो गया पालन टैंक, दूसरा हो गया यांत्रिक फिल्टर,
तीसरा हो गया जैविक फिल्टर, चौथा हो गया डी गैस यूनिट, चौथा हो गया ऑक्सीजनेशन, पांचवा जो है ऑक्सीजनेशन सिस्टम, और छठा हो गया आपका जो ओजोन यूनिट है, अल्ट्रावायलेट यूनिट जिसको हम कहते हैं। ये सबसे महत्वपूर्ण कंपोनेंट होते हैं जो पूरे एक आरएस सिस्टम का निर्माण करते हैं, जिनसे हम जो रिसर्कुलेटरी जो एक्वाकल्चर सिस्टम की हम बात कर रहे हैं, ये सारी यूनिटें मिल करके एक रिसर्कुलेटरी एक्वाकल्चर सिस्टम का निर्माण करते हैं, जिससे उस पानी को हम पुनः जो है संचालित कर सकते हैं, पुनः उसको उपयोग में ला सकते हैं, और हमें अधिक पानी की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। उसी कम पानी से हम दोबारा से कल्चर कर सकते हैं और उस पानी का इस्तेमाल कर सकते हैं सही तरीके से। तो ये हैं आरएस सिस्टम के कंपोनेंट। इसके बाद जो आरएस सिस्टम है उसका एक ब्लॉक डायग्राम हमने बना रखा है, ताकि हमें इससे और आसानी से समझ में आ जाएगा, क्योंकि पूरे सिस्टम में जो हमने अभी उनके कंपोनेंट बताए थे वो एक ब्लॉक डायग्राम की सहायता से, जिसमें पहले चित्र में हमने टैंक दिखा रखे हैं, अलग अलग जो पालन टैंक होते हैं, टैंक 1, टैंक 2, टैंक 3। देन इसके बाद जो है नीचे सेडिमेंटेशन टैंक दिख रहा है और उसमें फिल्टर भी लिखा है जिसमें बैक वॉश करता है, और पंप साथ ही इसमें जुड़ा हुआ है, जिससे ये इस सहायता से जो है फिल्टर करने के बाद जो है वापस हम उसको इस्तेमाल में ला सकते हैं। और एक स्टोरेज यूनिट दे रखी है जिसमें प्राइमरी स्टोरेज और सेकेंडरी स्टोरेज हैं, और एक कंट्रोल यूनिट जिसको सीयू बोलते हैं इस सिस्टम में आरएस के, तो वो कंट्रोल यूनिट हो गई है। देन आउटपुट और जो इनपुट यूनिट हैं वो दोनों इसमें लागू होंगी, जिसकी सहायता से दोबारा हम पानी को जो है स्वच्छ तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं। ये एक ब्लॉक डायग्राम की सहायता से हम समझ रहे हैं। जो पालन टैंक होता है, जिसको अभी हम एक पहले कंपोनेंट के रूप में हमने बताया था, कि जो आरएस टेक्नोलॉजी है उसका जो पहला वाला जो पार्ट था, जो पहला कंपोनेंट था, वो एक पालन टैंक के रूप में था। तो पालन टैंक वो स्थान होता है जहाँ मछलियाँ पाली जाती हैं, यानी कि इसका जो आकार है और इसका जो डिजाइन है, वो जो मछली की प्रजातियाँ होंगी उनकी जो डेंसिटी होगी, जो उनका घनत्व होगा और उनका जो स्थान होगा, उन सारी चीज़ों पर निर्भर करता है जो पालन टैंक होगा। जैसे इसमें विभिन्न प्रकार के टैंक होते हैं, कुछ गोल टैंक होते हैं, वो क्या करते हैं कि जो जल प्रवाह है, जो फ्रिक्वेंसी होती है, जो पानी की बहाव की, जल की, उसमें मदद करता है। और उसमें क्या होता है कि जितनी जो गंदगी होती है, यानी जो मलबा होता है, वो सारी जो पानी के अंदर की जो गंदगी होगी वो एक स्थान पर एकत्रित हो जाता है, जिससे सफाई जो है आसानी से हो जाती है और दोबारा से हम उस पानी का अच्छे तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये पहला कंपोनेंट था जिसको हमने पालन टैंक बोलते हैं। ये विभिन्न प्रकार के जो पालन टैंक हैं, हमने उदाहरण से इनको देखते जा रहे हैं कि पहले चित्र में जो हमने पालन टैंक जो बना रखे हैं, कुछ सीमेंटेड टाइप के हैं, कुछ प्लास्टिक और थर्माकोल में भी बने होते हैं, और कुछ दूसरे वाले चित्र में है जो हमने इसमें पालन टैंकों को दिखा रखा है, जिसमें हम आरएस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके बाद हमने जो दूसरा कंपोनेंट जो महत्वपूर्ण पढ़ा था, वो पढ़ा था हमने यांत्रिक फिल्ट्रेशन। जो हमने आरएस के जो कंपोनेंट पढ़े थे उसमें हमने दूसरा यांत्रिक फिल्ट्रेशन पढ़ा था। अब यांत्रिक फिल्ट्रेशन क्या होता है? ये जो फिल्टर होता है, इसमें जितना भी सॉलिड जो मलबा होता है, यानी जो गंदगी होती है, जैसे मल है या फिर बचे हुए आहार, ये सब चीज़ें जो होती हैं, हमने फीडिंग टेक्नोलॉजी में जब हम बात कर रहे थे पिछले अध्याय में, तब भी हमने इस चीज़ का जिक्र किया था कि हमें अधिक मात्रा में, यानी कि जो ओवर फीडिंग होती है, तो जो बचा हुआ जो आहार है, या कहने का तात्पर्य कि जो ओवर फीडिंग होती है, वो उसको भी फिल्टर कर रहा है। उसमें या जो ड्रम है या फिल्टर है या इसमें सैंड फिल्टर, ये इनका जो उपयोग है वो सामान्य रूप से होता है। तो यांत्रिक सफाई से क्या होगा, जो जैविक फिल्टर होता है उस पर लोड कम होता है। तो ये हो गया आपका जैविक फिल्टर। तो ड्रम फिल्टर या सैंड फिल्टर की हम बात कर रहे हैं, तो इनमें जो है उसका उपयोग बहुत सामान्य होता है। तो यांत्रिक सफाई जो होती है उससे जैविक फिल्टर पर फिर लोड थोड़ा सा कम हो जाता है। ये जो ड्रम फिल्टर है और सैंड फिल्टर है, इसके हमने सामान्य चित्र की सहायता से हम समझा रहे हैं। ये जो पहले वाले जो दो चित्र इसमें दे रखे हैं, ये दोनों जो है वो ड्रम फिल्टर में है, और जो तीसरा ब्लू कलर का हमने नीचे दिखा रखा है, ये एक सैंड फिल्टर में है, जिसमें मिट्टी, कचरा, इन सारी चीज़ों को जो है बहुत आसानी से ये फिल्टर कर लेता है। इसके बाद हम बात करेंगे जैविक फिल्टर की, जो तीसरा महत्वपूर्ण कंपोनेंट था। तो जैविक फिल्टर में क्या होगा कि जो नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया होते हैं,
और जो अमोनिया को नाइट्राइट और फिर नाइट्रेट में बदलते हैं। क्योंकि ये जब हम डिजिटल पैरामीटर से, जब हम इससे पहले के अध्याय में बात कर रहे थे, तो वहाँ पर जो बायोलॉजिकल जो फिल्टर होता है उसका सबसे महत्वपूर्ण काम होता है अमोनिया को पहले नाइट्राइट में कन्वर्ट करना और फिर उसको नाइट्रेट में कन्वर्ट करना। और ये प्रक्रिया जो होती है वो मछलियों के लिए पानी को बहुत सुरक्षित बनाती है। और आमतौर पर जो भी एक बेल्ट फिल्टर या फिर ट्रेकल टावर का जो उपयोग किया जाता है उसमें भी इसका आमतौर पर प्रयोग किया जाता है। तो ये है एक जैविक फिल्टर जिसमें जो नाइट्रीफाइंग जो बैक्टीरिया होते हैं इस फिल्टर में अमोनिया देन नाइट्राइट फिर नाइट्रेट में इस तरीके से जो कन्वर्ट होते रहेगा, जो अंत में जो है पानी को जो है सुरक्षित बना देगा, एक कल्चर की योग्य बना देगा। ये नाइट्रिफिकेशन की प्रक्रिया है जिसमें हमने सामान्यतः एक उदाहरण से और एक चित्र की सहायता से हम समझ पा रहे हैं कि किस तरीके से नाइट्रिफिकेशन की प्रक्रिया होती है और कैसे जो है पहले नाइट्राइट में कन्वर्ट होता है अमोनिया और देन फिर कैसे जो है नाइट्राइट में कन्वर्ट होता है और कैसे उसका दोबारा से इस्तेमाल हो पा रहा है, कैसे फिश कल्चर के रूप में हम उसको पौंड में या जलाशय में या अपने फार्म में किस तरीके से उस पानी का हम उपयोग कर पा रहे हैं। ये नाइट्रिफिकेशन की प्रक्रिया। इसके अतिरिक्त जो चौथा इंपॉर्टेंट सबसे महत्वपूर्ण कंपोनेंट था वो था डी गैस और ऑक्सीजन यूनिट की हम बात कर रहे थे। डी गैस यूनिट यानी कि जो पानी में जो जमा हुआ जो कार्बन डाइऑक्साइड और जो अन्य गैसों को निकालने के लिए जो डी गैस यूनिट है वो सारी इसमें काम में आती है। वहीं अगर ऑक्सीजन यूनिट की हम बात करें तो वो पानी में घुलनशील ऑक्सीजन को बनाए रखती है और जो मछलियों के जीवन के लिए आवश्यक होती है। तो डी गैस और ऑक्सीजन यूनिट ये एक बहुत महत्वपूर्ण इसका कंपोनेंट होता है। जितना भी कार्बन डाइऑक्साइड या फिर कहें तो अन्य जो गैसों को निकालने के लिए जो बाहर करने के लिए हम डी गैस यूनिट का इस्तेमाल करते हैं जिससे ये सारी चीज़ें हमारी वाटर से आउट हो जाएं और फिर हम उस पानी का इस्तेमाल दोबारा से कर सकते हैं। और ऑक्सीजन यूनिट जितनी भी ऑक्सीजन होगी जो डिजॉल्व ऑक्सीजन होगी उसको बरकरार बनाए रखने के लिए उसकी मात्रा को उस उचित लेवल तक बनाए रखने के लिए जहाँ पर हमें वो सस्टेन कर सकता है, जहाँ पर स्पेसीज हमारी सस्टेन कर सकती है, तो ऑक्सीजन यूनिट का कार्य होता है कि जो डिजॉल्व ऑक्सीजन की जो मात्रा है उसको कंटिन्यूटी में बनाए रखें, उसकी जो लेवल होता है उसको उतने तक सस्टेन लेवल तक लाए रखना, ये ऑक्सीजन यूनिट का काम है। और वो जो है सबसे महत्वपूर्ण पार्ट होता है मछलियों के जीवन को बनाने के लिए हमें, यानी कि हमें कल्चर करने के लिए, डेवलप करने के लिए, ग्रोथ करने के लिए, तभी हमारा एक सही प्रोडक्शन हो सकता है अगर डी गैस और ऑक्सीजन यूनिट उसमें लगी हुई है। तो इसके साथ साथ जो हमने जिक्र किया था अल्ट्रावायलेट यूनिट का, उसको हमने यूवी यूनिट भी कहा था और ओजोन यूनिट भी कहा था। इसको हम कीटाणु शोधन यूनिट भी कहते हैं। इसमें क्या होता है कि जितने भी इन्फेक्टेड जो कण होंगे, जो कीटाणु होंगे, वो सारे उस अल्ट्रावायलेट यूनिट की सहायता से या उस ओजोन यूनिट की सहायता से फिल्टर हो जाएंगे। तो आरएएस में क्या होगा कि अगर हम बार बार उपयोग कर रहे हैं तो जो कीटाणु शोधन है वो बहुत ज़रूरी होता है। कि ऐसा नहीं कि हमने एक बार आरएएस की यूनिट लगा दी है तो हमारा सारा पानी स्वच्छ हो जाएगा, क्योंकि उसमें जो कीटाणुओं के जमने की जो संभावना है वो ज़्यादा हो जाती है। जिस तरीके से हम वाटर फिल्टर का इस्तेमाल करते हैं तो वाटर फिल्टर में भी जो है अल्ट्रावायलेट जो यूनिट होती है उसका कार्य जो है वो कीटाणुओं को फिल्टर करने की और उनको उस स्थिति से बाहर करने की लेवल में कैपेसिटी होती है। तो अल्ट्रावायलेट जो लाइट होती है और जो ओजोन की जो यूनिट होती है वो क्या करेगी, जो बैक्टीरिया होंगी और जो वायरसेस होंगे उनको निष्क्रिय करने की अवस्था में लाएंगे, उनको डिस्ट्रॉय करने की स्थिति में लाएंगे। उससे क्या होगा कि जो बीमारी होने का जो खतरा है वो बहुत कम हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी बहुत कम हो जाएगी। तो हम जो दोबारा पानी का जो इस्तेमाल कर पा रहे हैं जो आरएएस टेक्नोलॉजी के माध्यम से, वो इसी माध्यम से कर पा रहे हैं कि जो जितने भी कंपोनेंट्स हमने बताए हर एक कंपोनेंट्स का अपना अलग एक रोल होगा। चाहे वो टैंक, जो हमने पालन टैंक के बारे में बताया, पालन टैंक कैसे होने चाहिए, किस प्रकार के जो पालन टैंक होते हैं, गोल वाले पालन टैंक होते हैं या फिर किसमें जो है मिट्टी या जो मल इत्यादि होता है वो कहाँ पर जमा होता है और कैसे वो बाहर हो जाता है, उसका स्ट्रक्चर कैसा होना चाहिए, बहुत महत्वपूर्ण बात है। उसी प्रकार से जो अन्य हमने जो कंपोनेंट्स इसके बारे में बताए तो वो भी अपने स्थान पर बहुत महत्वपूर्ण है। उसी प्रकार से एक अल्ट्रावायलेट, जैसे डी ऑक्सीजन की हमने यूनिट बताई, ऑक्सीजन की यूनिट बताई,
तो ये डी गैस यूनिट और ऑक्सीजन का भी वही काम है। जितना डी गैस यूनिट होगी वो कार्बन डाइऑक्साइड है, जो अन्य गैसेज जो होंगी उनको वहाँ से बाहर करेंगे। साथ ही साथ में जो ऑक्सीजन की यूनिट होगी वो जो डिजॉल्व ऑक्सीजन का लेवल है उसको बरकरार रखेंगी। तो अल्ट्रावायलेट यूनिट होगी जो जितने भी बैक्टीरिया और जो वायरसेज हैं उनको डिस्ट्रॉय करने की स्थिति में लाएंगे। उससे क्या होगा कि जितना जो फंगल डिजीज होने की जो संभावना होती है या अन्य जो वायरल डिजीज होने की संभावना होती है या जो पैरासिटिक जो डिजीज होने की संभावना होती है, या हमने अध्याय जो डिजीज फिश डिजीज का हमने बताया, जो मछलियों में होने वाले जो रोग होते हैं, बीमारियां होती हैं, उनको कैसे कम किया जा सकता है, उनसे कैसे कम खतरा हो सकता है, हम ऐसे क्या उपाय कर सकते हैं, ये सारी चीज़ें जो है एक हमारे आरएएस टेक्नोलॉजी में भी लगे होते हैं। इसलिए आरएएस टेक्नोलॉजी का रोल बहुत महत्वपूर्ण होता है। अगर हमने कुछ कॉमर्शियल फिश फार्मिंग करनी है या फिर किसी भी स्तर से अगर हमने फार्मिंग करनी है और हमने या सामान्य तो एक सिंगल पॉन्ड भी अगर हमने बना रखा है या फिर एक सिंगल जलाशय भी हमारे पास है मछली का, तो वहाँ पर भी हम जो आरएस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर सकते हैं, जिससे कम पानी का इस्तेमाल हो और उसमें से जितने भी वायरस बैक्टीरिया ये सारी चीज़ें वो निष्क्रिय हो जाएं और बीमारी होने का भी खतरा कम हो जाए और उस पानी को जो हम दोबारा से उपयोग में ला सकते हैं। तो ये जितने भी आपके कंपोनेंट थे ये एक आरएएस टेक्नोलॉजी के कंपोनेंट थे। इस आरएएस टेक्नोलॉजी के कंपोनेंट के साथ साथ जो है हम इसमें जो जल की गुणवत्ता है उसकी हम कैसे निगरानी कर रहे थे, हमने वो भी बात की थी। और साथ ही साथ जो है किस तरीके से हम फिल्ट्रेशन कर रहे थे अल्ट्रावायलेट और ओजोन यूनिट से, वो भी हमने ये फिल्टर्ड वाटर का हमने लगा रखा है एक उदाहरण की सहायता से। इसमें हम कैसे कीटाणुओं को जो है बाहर कर सकते हैं और जो फिश का वेस्ट है वो किस तरीके से बाहर हो सके, कैसे फर्टिलाइज़र के रूप में यूज़ होता है, ये भी हमने इस चित्र की सहायता से इसमें समझ रहे हैं। साथ ही जो जल की गुणवत्ता होगी उसकी कैसे हम निगरानी कर सकते हैं, जैसे कि आरएएस टेक्नोलॉजी हमने बात करी, तो उसमें जो पानी की जो गुणवत्ता होगी उसमें हम किस तरीके से नियमित निगरानी कर सकते हैं। और वो सबसे महत्वपूर्ण पार्ट है कि जल की गुणवत्ता की नियमित निगरानी करना। उसमें हमने जब जल की गुणवत्ता की हम बात कर रहे थे इससे पहले अध्याय में, तो वहाँ पर भी हमने जो नियमित निगरानी है उसके बारे में हमने स्पेशली फोकस किया था कि कैसे हम नियमित रूप से जल में निगरानी करेंगे। जो पैरामीटर्स हैं, चाहे वो पीएच का हो, चाहे वो अमोनिया का हो, चाहे वो नाइट्राइट का हो या फिर नाइट्रेट का हो या फिर डिजॉल्व ऑक्सीजन का हो या टेम्परेचर का हो, ये सारे जो हमारे पैरामीटर्स हैं सबसे महत्वपूर्ण पैरामीटर्स होते हैं। सेंसर से आधारित जो प्रणाली होती है उसमें जो रियल टाइम जो डेटा है वो हमें मिल जाता है। ये कुछ सामान्य चित्र से हमने बायोफिल्टर और फिश टैंक की सहायता से बना रखा है। साथ ही जो फिश की जो डेंसिटी है, उसका जो आहार प्रबंधन है वो हम किस तरीके से कर सकते हैं, क्योंकि आरएएस टेक्नोलॉजी में जो हाई डेंसिटी होगी उसमें मछली का पालन भी संभव होगा और उचित आहार प्रबंधन भी ज़रूरी होता है। क्योंकि हमने इससे पहले अध्याय में जो स्वचालित फीडर, जो ऑटोमेटिक फीडिंग सिस्टम था और टेक्नोलॉजी थी, उनकी हमने कैसी दक्षता होती है और कैसे उसमें ग्रोथ होता है, ये ऑटोमेटिक फीडर के बारे में हमने पूरा जिक्र किया था। और इसके साथ ही जो आरएएस टेक्नोलॉजी है इसके कुछ लाभ भी हैं, जो हमने जल की बचत, उत्पादन हमें सबसे ज़्यादा मिलता है, रोग में नियंत्रण होता है, पर्यावरण की अनुकूलता और एक कंट्रोल तरीके से जो प्रोडक्शन होगा, ये सारे आरएएस टेक्नोलॉजी में हैं। और कई जगह पर पूरे प्रदेश में, पूरे देश में अगर हम आरएएस का सिस्टम देखें तो इसके उदाहरण के रूप में और विदेशों में भी कई सफल आरएएस प्रोजेक्ट चल रहे हैं। जैसे हमारे अगर भारत की हम बात करें तो केरल में, महाराष्ट्र में, पंजाब में, यहाँ मछली पालन के लिए जो आरएएस टेक्नोलॉजी है उसको वहाँ पर अपनाया जा रहा है। तो आरएएस टेक्नोलॉजी जो है भविष्य में एक सस्टेनेबल एक्वाकल्चर के लिए बहुत महत्वपूर्ण तकनीक है।